तो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। सेकंड लेक्चर है हमारा, और मैं वीडियोस को हमेशा जनरली छोटा ही रखना चाहता हूँ, हाफ एन आवर तक का, ताकि आप भी ज़्यादा बोर ना हो, क्योंकि थियरी है। थियरी में जनरली हम थोड़ा पढ़ने के बाद थोड़ी सी हमें गैप चाहिए होती है। मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि लेक्चर इंटरेस्टिंग रहे, राइट। और आपके कॉन्सेप्ट तो पक्का ही क्लियर करवा दूंगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो अब हम आगे हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में नहीं आए हैं। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने मैनेजमेंट समझा, प्रिंसिपल समझा, और इन दोनों को कॉम्बिनेशन समझा कि क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अब हम नेचर पढ़ने हैं। नेचर मतलब जनरली आप फीचर भी ले सकते हो। विशेषता क्या है इस सिद्धांत के, जो सिद्धांत, जो नियम मैनेजमेंट के दिए गए हैं, वो नियम के फीचर्स, अच्छी बातें हम कह सकते हैं क्या है। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय। यस, ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल बनाया क्यों गया है? गाइड करने के लिए और इन्फ्लुएंस करने के लिए। किसको? बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय के। क्योंकि हमें हैंडल किसे करना है? एम्प्लॉयज को तो हैंडल करना है बिजनेस के अंदर, उनसे तो काम करवाना है, उनसे तो सेल करवाना है, उनसे तो प्रोडक्शन करवाना है, उनसे तो कंपनी की गोल अचीव करवानी है, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ जो भी है। ये जो हमने पिछले लेक्चर में डिवीजन ऑफ वर्क पढ़ा था, ये किससे रिलेटेड है? ये एम्प्लॉय से ही तो रिलेटेड है, उनके बिहेवियर से रिलेटेड। जिसको जैसा काम, जिसकी जैसी काबिलियत उसको वैसा काम, यही बताया था, राइट। तो मैनेजमेंट क्या करता है? गाइड करता है या इन्फ्लुएंस करता है कि हम एम्प्लॉय को कैसे हैंडल करें, उनके बिहेवियर को कैसे हैंडल करें, राइट। दीज प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज इन टर्म ऑफ प्रॉफिट। यस, ये प्रिंसिपल्स क्या करते हैं? इंसिस्ट करते हैं। इंसिस्ट मतलब ये मजबूर करेंगे आपको प्रिंसिपल्स कि आप भाई ऑर्गेनाइजेशन के हित में काम करो, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को थोड़ा बढ़ाओ, एफिशिएंटली यूज करो, और अल्टीमेटली रिसोर्सेज को यूज करके करना क्या है? हमें प्रॉफिट जनरेट करना है। क्या करना है? प्रॉफिट। ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज का मतलब क्या? ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या रिसोर्सेज? ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी के क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं? एम्प्लॉय होता है, कंपनी की मशीन्स होती हैं, कंपनी का रॉ मटेरियल होता है, कंपनी के पैसे होते हैं जिसे हम कैपिटल भी कह सकते हैं, और क्या होता है? तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इन्हीं का इस्तेमाल करके जो सबसे ज़्यादा आउटपुट लाना है वो क्या लाना है? प्रॉफिट, ठीक है ना। कंपनी का नाम, गुडविल, कॉर्पोरेट इमेज, ये सब तो है ही है, लेकिन मेन है प्रॉफिट। So these principles also focus on best coordination between superior, subordinate and all the members of organization. तो जो हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे वो सिद्धांत क्या करते हैं? वो सिद्धांत इस पे भी फोकस करते हैं कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, यानी जो सीनियर और जूनियर रिलेशन है वो भी बहुत अच्छे से मेंटेन रहे, और सीनियर जूनियर के अलावा जो बाकी मेंबर्स हैं उनके साथ भी बहुत अच्छे से, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, हालांकि सब में सीनियर जूनियर ही रहता है, और कभी कभी सबऑर्डिनेट भी होते हैं। मतलब सुपेरियर तो है ही है, सबऑर्डिनेट यानी अपने अंडर में काम करने वाले, और साथ साथ जो हमारे ही लेवल पे काम कर रहे हैं। जैसे मैं एम्प्लॉय हूँ, कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, एक और होगा कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो हम दोनों सेम लेवल पे आ गए। तो हमारे बीच का भी रिलेशन इन सबको डिफाइन करता है, इन सबको कोऑर्डिनेट करता है, कंबाइन करता है कौन? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। चलो हम लोग नेचर पे आए हैं तो नेचर को पढ़ लेते हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इज गिवन एज, पहला यूनिवर्सल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को जनरली हम मान सकते हैं लागू करना, ठीक है, या लागू होना। तो यूनिवर्सल लागू मतलब ये जो प्रिंसिपल्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे सिद्धांत, वो सिद्धांत जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। यानी आप किसी भी जगह, किसी भी बिजनेस में, इवन बिजनेस में नहीं, सोशल लाइफ में, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट में, सड़कों पे, कहीं भी अप्लाई कर दो, हमेशा अप्लाई होंगे। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, दैट मीन्स दे कैन बी अप्लाइड ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर। कह रहे भाई चाहे बिजनेस की कोई भी साइज हो, बिजनेस का कोई भी काम हो, किसी भी तरह का हो, मैन्युफैक्चर्ड हो, कंस्ट्रक्शन वाला हो, सर्विस वाला हो, सप्लाई वाला हो, कुछ भी हो, ये जो प्रिंसिपल्स हम पढ़ने वाले हैं आगे, वो सारे प्रिंसिपल सब जगह लागू होते हैं। जैसे कि ये एक था डिवीजन ऑफ वर्क जो हम आगे पढ़ेंगे।
डिवीजन वर्क यानी जिसका जैसा काम, जिसका जैसा जैसी काबिलियत उसको वैसा काम करे। तो ये सब जगह लागू होता है ना। अगर आप कोई भी काम ओपन करते हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का, बिजनेस का, बिजनेस बोल रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग का या सर्विस का, तो आप लोगों को किस हिसाब से रखोगे? जिसकी जैसी काबिलियत उसको वैसा काम। यानी ये सब जगह लागू होता है ना। घर में भी लागू होता है। खाना बनाने मम्मी को ही आता है, पापा को नहीं आता, तो खाना कौन बनाएगा? पापा या मम्मी? मम्मी बनाएगी ना। सीधी सी बात है। पापा, उल्टा भी हो सकता है, सीधी सी बात है। आज का टाइम तो और मॉडर्न होते जा रहे हैं। तो अगर मम्मी को खाना बनाने में तो पापा बनाएंगे। जिस जिसकी जैसी काबिलियत उसको ऐसा काम। राइट। चलो, so their result may be vary and application may be modified, but these are suitable for all kinds of organization. Similarly, they are applicable to all level of management. कह रहे भाई रिजल्ट जो है वो वेरी हो सकता है। यस, क्योंकि बिजनेस छोटा है तो रिजल्ट भी छोटा आएगा, बिजनेस बहुत बड़ा है तो भाई रिजल्ट भी बड़ा आएगा। सीधी सी बात है ना। मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले, क्या कहा मैंने, कि अंबानी का जो प्रॉफिट होगा वो अरबों खरबों में होगा। वो जो बगल में शॉप है, दुकान है उनके, रोज रोज के 100 200 नहीं, मतलब हजार के आसपास। राइट। तो कुछ के तो 100 200 ही होते हैं, ठेले वाले लोगों के, एकदम नॉर्मल लोगों के। राइट। चलो, तो नेक्स्ट आते हैं जनरल गाइडलाइंस, यानी सामान्य गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन बिजनेस। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड्स जनरल गाइडलाइंस इन टैकलिंग। टैकलिंग का मतलब हिंदी में हम कह सकते हैं हैंडल करना। हिंदी में क्या है, मतलब हैंडल करना ही बोल सकते हैं, संभालना, सॉल्यूशन एक तरह से कह सकते हैं हम। द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन वाइजली एज वेल एज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। यस, देखो वही लिखा है। तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो क्या करते हैं, जो सिद्धांत है मैनेजमेंट के, वो हमें हमें मीन्स एज ए मैनेजर। और हाँ, ये पॉइंट बताने से पहले या और आगे बढ़ने से पहले, ओसी जब भी आप पढ़ा करो, ओसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, तो या तो आप बिजनेस मैन की तरह सोचो या आप मैनेजर की तरह भी सोच सकते हो। आप दोनों में से कोई भी सोचो। एक मिनट, आप दोनों में से कोई भी बन के सोचो चलेगा, लेकिन या तो बिजनेसमैन बन के सोचो या तो मैनेजर, तभी ये पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। क्योंकि या तो ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ये जनरली या तो बिजनेस मैन ऑपरेट करता है या मैनेजर्स करते हैं। ठीक है। एम्प्लॉय लेवल पे भी सोच सकते हैं, लेकिन उतना मज़ा नहीं आएगा। तो मैनेजर या फिर बिजनेसमैन की तरह सोचो, एंटरप्रेन्योर की तरह भी सोच सकते हो। ठीक है, वही बिजनेसमैन। तो जो जनरल गाइडलाइंस है वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को के सोल्यूशन निकालने के लिए, वो भी सिस्टमेटिक तरीके से, ऐसे नहीं कि कैसे भी। वाइजली मतलब क्या होता है, सही तरीके से, सीधे तरीके से, कि भाई ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, और वो मैनेजर्स को पता होता है या पता होना चाहिए। दे आर नॉट रिजिड। कह रहे भाई ये रिजिड नहीं है। कहने का मतलब क्या मालूम है, कि जो प्रिंसिपल्स हम पढ़ने वाले हैं उनको हम फ्लक्चुएट भी कर सकते हैं, यानी अपनी तरफ से मॉडिफाइड करके भी लागू कर सकते हैं। वो हम समझेंगे जब हम और आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो यहाँ बताना थोड़ा मुश्किल है। ये कुछ इसी तरह हो गया कि जैसे 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 हाँ, जैसे मान लो गाड़ी चलाते हैं हम लोग, लाइक बाइक चला रहे हैं। जब बाइक सीखते हैं ना, तो हालांकि बाइक तो कोई सिखाता नहीं, बाइक चलानी हम खुद सीखते हैं, फिर भी मान लेते हैं कि कोई हमें सिखा रहा है। तो जब ब्रेकर आता है ना, तो जब बाइक सिखाता है तो इंसान कहता है कि यहाँ आते आते स्लो करना है हमें, और स्लो करके गाड़ी को आराम से गाड़ी को निकाल देना है। ठीक है ना। लेकिन जब हम कंटिन्यूसली बाइक चलाते हैं, कार भी पकड़ लो, कार भी सिखाते वक्त यही हमें बताया जाता है कहाँ स्लो करना है, मोड़ पे कहाँ ये करना है, वहाँ करना है, वो करना है। तो वो एक नियम के हिसाब से वो सिखा देते हैं। लेकिन हमारे हाथ साफ कब होता है, हाथ साफ का मतलब है कभी कभी हम देखेंगे बहुत बड़ा ब्रेकर आ जाता है, तो हमें अपने नियम को मॉडिफाई करना पड़ता है, बहुत पहले ही स्लो करना पड़ता है, बहुत स्लो करके धीरे 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 करके निकालना पड़ता है। फिर कभी कभी देखो बहुत छोटा ब्रेकर आता है, कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं कि छोटे होते हैं लेकिन बहुत ऊंचे होते हैं, फिर तो वहाँ बहुत ही स्लो करना पड़ता है। यानी
अपने नियम को खुद ही मॉडिफाई करना है, स्लो करना है, ये फिक्स है, लेकिन कितना स्लो करना है, कुछ कुछ ब्रेकर ऐसे होते हैं, हाँ तो वैसे ही पकड़ लेते हैं, ऐसे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, मतलब थोड़े ही ऊंचे होते हैं, कहने का मतलब ये है, तो उसमें इंसान फटक से निकाल लेता है, थोड़ा सा गाड़ी ऐसे होती चली जाती है, तो करते करते समझ में आता है। वैसे ही बिजनेस टू बिजनेस बातें अलग होती हैं, चीज़ें अलग होती हैं, उनको मॉडिफाई करके चीज़ों को कर सकते हैं। सो विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टू बी अप्लाइड डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। देखो ये भी लिखा है, क्योंकि हम लोग जब आगे पढ़ने वाले हैं ना, तो कुछ शो द 14 प्रिंसिपल्स हैं और साथ आई थिंक 7 साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं। हेनरी फुएल का 14 प्रिंसिपल पढ़ने वाले, जिसमें 14 नियम हैं, यानी 14 सिद्धांत है मैनेजमेंट के, और टेलर का आई थिंक पढ़ने वाले हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो उसमें हम लोग कुछ 6 या 7 पढ़ने वाले हैं। तो कह रहे भाई कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि कौन सा कहाँ अप्लाई करना है, ठीक है ना। बिजनेस के साइज पे डिपेंड करता है, बिजनेस के काम पे डिपेंड करता है। जैसे सर्विस वाला बिजनेस है, सर्विस मतलब कुछ सर्विस में क्या ले सकते हैं, सर्विस मान लो जैसे कि घर में मैकेनिक वाला बिजनेस है, ऐसा बिजनेस है जिसमें मैं बहुत सारे मैकेनिक, यानी कि मैं पंखा सही करवाता हूँ, मैं एसी सही करवाता हूँ, मैं कूलर सही करवाता हूँ, ठीक है, मिक्सर सही करवाता हूँ, मैं ऐसे सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। इसमें मैं कुछ बना के नहीं दे रहा हूँ, मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैनेजमेंट अलग तरीके का होगा। और कहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जैसे कि मोबाइल बनाया जा रहा है या लैपटॉप बनाया जा रहा है, तो वहाँ पे मैनेजमेंट लेवल अलग होगा, वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन भी अलग होगा, क्योंकि सिचुएशन अलग है, राइट। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, व्हेन वी से फेयर रेम्यूनरेशन। देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, थोड़ा मैं रफ करता हूँ, ठीक। हो सकता है एक पॉइंट में बहुत टाइम लग रहा हो, लेकिन अगर आप ये अच्छे समझ गए तो बहुत मज़ा आएगा। तो एग्जाम्पल है कि भाई व्हेन वी से फेयर रेम्यूनरेशन, फेयर मतलब गोरा नहीं, फेयर का मतलब है सही सैलरी, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है जो काम कर रहे हैं उनको सही सैलरी या वेजेस, ठीक है, उनकी इनकम। जैसे मैं एम्प्लॉय हूँ तो मेरी जो इनकम होगी उसे रेम्यूनरेशन कहा जाता है, कॉमर्स की भाषा में या एक स्ट्रॉन्ग भाषा में, शब्दों में। देन द टर्म फेयर कैन बी वेरी एज पर द नेचर, साइज एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यस, आपने सुना होगा सेम काम लाइक डाटा एंट्री। चलो, डाटा एंट्री का जॉब टाटा और किसी और कंपनी में मिलेगा तो उसको बहुत अच्छी पैकेज होगी, मुझे नहीं पता कितनी होती है, लेकिन बहुत अच्छी होती है, 50,000 1 लाख भी हो सकती है। और वही कोई छोटी कंपनी जिसका कोई नाम नहीं है, वो एक ही ब्रांच है उसका और किसी शहर में है, तो उसको हो सकता है 15,000 ही दें। तो आप ये तो कह सकते हो सर एक ही काम के लिए 2 अलग अलग सैलरी क्यों, यहाँ पे 1 लाख दे रहे हैं 100, हाँ 1 लाख, और यहाँ पे 15,000। तो यही तो बात लिखी है कि रेम्यूनरेशन, फेयर रेम्यूनरेशन तो है, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये अनफेयर हो रहा है, अनफेयर नहीं है। इनका काम बड़ा है, इनका बिजनेस बड़ा है, तो जो यहाँ पे काम कर रहा होगा वो काम भी उतना ज़्यादा कर रहा होगा। ये छोटा बिजनेस है तो उनका काम भी बहुत छोटा होगा, इसलिए इतना दे रहे हैं। फिर नाम भी बहुत, मतलब बहुत सारी चीज़ें रोल अदा करती हैं। ये एक एग्जाम्पल था, ये नहीं कि भाई एक तरह के काम का दुनिया भर की सारी कंपनियों में सेम अमाउंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। गूगल में काम कर रहे हो तो अलग सैलरी होगी, वही किसी दूसरे सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हो तो उसकी सैलरी अलग होगी, वही है, ठीक है। एक मिनट ना, सॉरी वो कोई झगड़ा एक होने लगा था बाहर, राइट। तो ओके, तो हमने क्या पढ़ लिया, यूनिवर्सल एप्लीकेशन और जनरल गाइडलाइन। हमने ये समझ लिया कि जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के वो हर जगह, दुनिया में हर जगह अप्लाइड हैं, और ये हमें जनरल गाइडलाइन देते हैं बिजनेस को कैसे रन करना है, बिजनेस में कैसी चीज़ें रखनी है, कहाँ फ्लक्चुएशन लाना है, चीज़ों को कैसे लागू करना है, ठीक है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हम प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे हमने एग्जांपल में पढ़ा फेयर रेम्यूनरेशन, राइट, ठीक है। आई होप समझे कि जैसा बिजनेस का साइज वैसा रेम्यूनरेशन, यानी वैसा इनकम।
थर्ड है प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंसेस। यस, बोलना नहीं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेचर मतलब हम फीचर्स पढ़ रहे हैं। तो प्रिंसिपल्स के फीचर में एक और चीज़ क्या है कि ये प्रिंसिपल्स कैसे बनते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद और बहुत सारा एक्सपीरियंस लेने के बाद। ऐसे ही प्रिंसिपल नहीं बनाए जाते हैं। जो एक इंसान होता है जो रिसर्च करता है वो बहुत महीनों तक, हफ्तों तक, दिनों तक, सालों तक ऑब्जर्व करता है कि हाँ ये चीज़ ऐसी होती है, वो चीज़ वैसी होती है। जैसे कि भाई सूरज है और उसके अगल बगल ग्रह चक्कर काट रहे हैं, तो ये परमानेंट प्रिंसिपल है। तो ये हमें कई हजार, मतलब हजारों सालों, दशकों के बाद हमें समझ में आया कि भाई सूरज एक ही जगह होता है और पृथ्वी जो है उसके चक्कर काटती है, और चांद जो है वो पृथ्वी का चक्कर काटता है। ठीक ना। तो बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से पता चलती है, प्रैक्टिस कर करके पता चलती है कि हाँ ये इसका प्रिंसिपल है, यानी ये नियम है, ये बेसिक रूल है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे मिट्टी में ही पौधा उगेगा, पेड़ पौधे अनाज वगैरह होंगे, तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है ना। वैसे ही द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डेवलप ग्रेजुअली विथ थ्रू रिसर्च वर्क, सिस्टमेटिकली ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम। तो जो प्रिंसिपल बनाए गए हैं, जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क, हमने ऊपर पढ़ा ना, उसी को लेके चलते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, इसका मतलब क्या था, मैंने क्या बताया, जिसकी जैसी काबिलियत उसका वैसा काम। डिवीजन, काम बांटना। तो काम कैसे बांटेंगे, जिसकी जैसी काबिलियत होगी। तो ये प्रैक्टिस करते करते समझ में आया है। हो सकता है शुरू में जब लोग बिजनेस करते होंगे तो कोई किसी को भी काम दे देता होगा कि ये काम तुम कर दो, ये काम तुम कर दो, ये काम तुम कर दो। फिर लोगों ने एक्सपर्टीज हासिल की। आज के डेट में एक्सपर्टीज है ना, एक्सपर्टीज का मतलब कि कोई कंप्यूटर में बहुत एक्सपर्ट है, उसका वो कोर्स करता है, उसकी नॉलेज देता है। कोई सॉफ्टवेयर में बहुत, कोई टाइपिंग में बहुत, कोई टेक्निकल, लैपटॉप को कोई पार्ट खराब हो तो उसको देखने। तो आज एक्सपर्टीज आ चुकी है और उसके हिसाब से आज हम काम बांट लेते हैं। तो ये कैसे आया, ये प्रैक्टिस करते करते आया, एक्सपीरियंस लेते लेते आया। तो जो प्रिंसिपल्स हैं जैसे डिवीजन ऑफ वर्क, ये भी बहुत सालों तक रिसर्च करने के बाद समझ में आया कि हाँ काम को इस तरह से बांटा जाना चाहिए। वही लिखा है कि जो प्रिंसिपल्स हैं उनके एक नेचर में क्या है, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस भी है। यानी आप भी कल को जाके आगे कुछ रिसर्च करते हो, कुछ नया बनाते हो, तो आप भी बहुत समय तक एक्सपीरियंस लोगे, बहुत समय तक प्रैक्टिस करोगे, फिर कोई थियरी बनाओगे और वो थियरी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक ना। चलो, The result of such experience have been developed as a principle after its practice in organization। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है, राइट। चलो आगे चलते हैं, आगे आप समझ गए। फ्लेक्सिबिलिटी, जनरली फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कम ज़्यादा की जा सके। सिंपल मतलब कोई ऐसी चीज, कोई भी बात, कोई भी काम, कोई भी ऐसा थिंग जिसे कम ज़्यादा किया जा सके, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। उतार चढ़ाव, कम ज़्यादा, अप डाउन, ये सब फ्लेक्सिबिलिटी में आता है। यानी जो चीज़ फिक्स नहीं है, कहने का मतलब विच इज नॉट फिक्स्ड, विच इज नॉट फिक्स्ड। कैसे, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं जैसे डिवीजन ऑफ वर्क, ये फ्लेक्सिबल है। कैसे, इसका मतलब इट मीन्स दे कैन बी चेंज और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। यस, इसको चेंज भी किया जा सकता है, मॉडिफाई भी किया जा सकता है, जैसी सिचुएशन होगी वैसी। Managers can be flexible while implementing principles to suit requirements। Yes, तो मैनेजर जब भी डिसीजन लेता है, मैनेजर का मतलब ये है डिसीजन मेकर। तो मैनेजर जब भी डिसीजन लेगा इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेगा, जैसे कि ये डिवीजन ऑफ वर्क है और भी जितने प्रिंसिपल्स हैं जो हम पढ़ेंगे, तो ध्यान में रखते वक्त जब उन्हें इम्प्लीमेंट करेगा तो फ्लेक्सिबिलिटी ला सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हमने ऊपर भी पढ़ा था क्या, जैसे कि फेयर बोल रहा हूँ, सैलरी। तो सबकी सैलरी सेम होगी क्या, नहीं, काम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। जैसे कि कोई टाइपिंग का काम करता है, ठीक ना, अब प्रिंसिपल्स के हिसाब से नियम है कि भाई टाइपिंग का काम करने वाला उसको 10,000 सैलरी देंगे मंथ का, लेकिन 8 आवर वर्क करना होगा। लेकिन एक कोई इंसान है जो पार्ट टाइम करता है, टाइपिंग ही कर रहा है, सेम टाइपिंग, लेकिन पार्ट टाइम करता है यानी 4 आवर्स कर रहा है, तो फिर उसे कितना मिलना चाहिए, 5,000 या 6,000।
जो भी जैसा रहे, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। दोनों काम सेम है लेकिन सैलरी देखो अलग अलग है, क्योंकि टाइमिंग अलग अलग है। ठीक है, चलो। सो द बिजनेस सिचुएशन कीप ऑन चेंजिंग, मैनेजमेंट principles can be adjusted or modified and can be used in organization according to its need। तो जैसी ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत होगी वैसा फ्लेक्सिबिलिटी लाया जाएगा प्रिंसिपल्स में लागू करते वक्त। जब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फॉलो किए जा रहे हैं तो उस वक्त उन्हें टाइम, समय, ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन के हिसाब से चेंज करते रह सकते हैं। ठीक है। बिहेवियरल इन नेचर क्या है ये, इसका मतलब मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। बहुत सही बात है, मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट लागू किस पे करना है, लोगों पे, जो वहां पे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज, लेबर्स, मैनेजर, हेड मैनेजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सब पे लागू होता है मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टेन गोल्स। तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि कंपनी ने कोई गोल डिसाइड किया है, उस गोल को पाना, अचीव करना थ्रू अ सर्टेन ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग। और ये गोल किसके थ्रू अचीव होगा, सीधी सी बात है, उन्हीं लोगों के थ्रू जो वहां पे काम कर रहे हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में उन्होंने मैनेजमेंट का डेफिनेशन समझा था, मीनिंग समझा था। मैनेजमेंट क्या था, गेट थिंग्स डन बाय पीपल या थ्रू पीपल। तो पीपल हो गए ह्यूमन बीइंग, गेट थिंग्स डन यानी गोल कैसे अचीव होगा, इन्हीं लोगों से, राइट। तो मैनेजमेंट उस प्रोसेस का नाम है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बींग्स। यस, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं वो ऐसे डिजाइन किए गए हैं जिससे हम इन लोगों का यूज करके या इन लोगों को उस तरह से हैंडल करके अपने काम को पूरा कर सकें। ठीक ना, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या समझाता है, डिवीजन ऑफ DOW क्या समझाता है कि भाई जितने भी लोग होंगे, ह्यूमन बींग होंगे, उन्हें अलग अलग काम में बांट दो, अलग अलग समय में अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दो। These principles control a group of persons and direct them to achieve the objective. Yes, तो प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, मैनेजर को डायरेक्शन देते हैं कि वो इस तरह से इन रूल्स को अप्लाई करे, लोगों में इस तरह से काम को बांटे, काम को डिसाइड करे, आपस में कोऑर्डिनेशन बनाए, जैसा जैसा कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए, यानी पहले किससे बात करनी है, बाद में किससे बात करनी है, कौन क्या काम करेगा, पहले कौन क्या काम करेगा, बाद में कैसे काम होगा, पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस, ये कोऑर्डिनेशन बनाकर और अपने ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन बनेगा कैसे, प्रिंसिपल से। तो प्रिंसिपल क्या है, बिहेवियरल इन नेचर है। बिहेवियरल का मतलब होता है ये व्यवहारिक है, यानी इसे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ये एक्टिविटी बेस्ड है। ठीक ना, जो प्रिंसिपल है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस फॉर टेकिंग डिसीजंस। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस फॉर टेकिंग डिसीजन। बेस यानी आधार। तो जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं मैनेजमेंट के, वो आधार बनते हैं डिसीजन लेने के, क्या डिसीजन लिया जाए। दे डिटरमाइन द कॉज और रीजन फॉर पर्टिकुलर इफेक्ट। और इन्हीं प्रिंसिपल से हमें समझ में आता है कि कारण क्या है और उसका कारण, रीजन और आउटपुट क्या है। जैसे कोई भी आउटपुट आया, आउटपुट का मतलब कि मान लेते 10,000 प्रोडक्ट बनाने हैं, 10,000 प्रोडक्ट बनाने हैं, तो 10,000 प्रोडक्ट के लिए फिर कितने लोग लगेंगे, ये हमें पता चलेगा। मतलब हम प्लानिंग करेंगे, समझेंगे, जो हमें मैनेजमेंट बताता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिखा भी है, पेमेंट ऑफ गुड वेजेस एंड इंसेंटिव्स हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ वर्कर्स और मेकिंग इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है। चलो यही एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेने से अच्छा है। हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब होता है कि जैसा इनपुट होगा वैसे ही आउटपुट होगा, जैसा एक्शन होगा वैसे रिएक्शन होगा। कहने का मतलब यही है कि कारण जैसा होगा वैसे ही परिणाम आएगा। तो कारण का मतलब हो गया इंसेंटिव या गुड वेजेस। जब किसी वर्कर को या एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी, वेजेस और इंसेंटिव भी मिलेगा तो सीधी सी बात है वो बहुत मेहनत से काम करेगा, जिससे क्या होगा, आउटपुट जो है इंक्रीज होगा। और दूसरा एग्जांपल क्या लिखा है, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप में,
तो इफेक्ट हो गया आउटपुट, कॉज हो गया गुड वेजेस और इंसेंटिव। उसी तरह से यहाँ पे कॉज क्या हो गया, इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, और इफेक्ट क्या हो गया, इंक्रीज द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो टीवी में ऐड बहुत सारे लोग देखते हैं, जब ज़्यादा ऐड देते हैं तो लोगों के दिमाग में वो उस प्रोडक्ट को लेकर एक छवि होती है। जब वो मार्केट में जाते हैं उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, देखते पहचान जाते हैं हाँ इसका ऐड आ रहा था। ऐड क्यों किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट क्यों किया जाता है, प्रचार क्यों आता है टीवी में, ताकि लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में पता चले। और लोगों को जब पता चलता है तो लोग मार्केट में जब जाते हैं, देखते हैं, उन्हें क्लिक होता है माइंड में, और वो फिर वो परचेज करते हैं। तो कारण क्या था, इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट। रिजल्ट क्या निकला, इफेक्ट क्या बना कि भाई सेल इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। ठीक है। तो मैनेजमेंट में ये, मैनेजमेंट का जो फीचर है, प्रिंसिपल का जो फीचर है वो ये है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। लास्ट है इसमें नेचर में फीचर्स में, ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। अब जो ऊपर जो हम लोग 14 प्रिंसिपल या 7 साइंटिफिक प्रिंसिपल पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे, वो कह रहे हैं भाई सब प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हेनरी फॉयल का हम लोग प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, 14 प्रिंसिपल, और टेलर FW टेलर का पढ़ने वाले हैं। इनका आई थिंक मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 7 के आसपास कुछ प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। तो कह रहे सारे ही इंपॉर्टेंट है, यानी ऑल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इक्वल इंपॉर्टेंट। यानी एक पे ध्यान दे रहे हैं, एक पे नहीं दे रहे, ऐसा नहीं, सभी पे ध्यान देना है। Those are to be practiced simultaneously to get best result in the form of achievement of predetermined goal. Yes, कंपनी कोई भी काम शुरू करती है तो पहले से ही डिसाइडेड होता है, जिसे क्या कहते हैं, प्लानिंग। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, अपना गोल डिसाइड करते हैं। गोल मतलब कि कितना कंपनी को आगे ले जाना है, कितना प्रोडक्शन करना है, कितना प्रॉफिट होगा। तो उस प्रोडक्शन, प्रॉफिट या जो भी हमें कंपनी को आगे ले जाना है, उसको पाने के लिए सारे प्रिंसिपल्स को साथ में ध्यान में रख के लागू करना है। सारे प्रिंसिपल्स को साथ में समझ के लोगों में, मतलब कंपनी में इम्प्लीमेंट करना है, तभी जाके हमारा जो अचीवमेंट हो पाएगा, जो प्री डिटरमाइंड गोल है। प्री डिटरमाइंड मतलब जो प्लानिंग में हम लोगों ने डिसाइड किया था। इफ एनी स्पेसिफिक प्रिंसिपल इज फोकस्ड मोर, क्या लिखा है कि अगर कोई एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, एंड अदर आर नॉट फॉलोड, और बाकियों पे ध्यान नहीं दिया गया, यानी डिवीजन ऑफ वर्क पे ज़्यादा ध्यान दिया गया और गुड प्लानिंग में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, देन इट इफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे क्या होगा, ये प्रभावित करेगा, अफेक्ट का मतलब बुरा प्रभाव डालेगा ऑर्गेनाइजेशन पे। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का पार्ट है, सामाजिक विज्ञान लिखा है। क्यों सामाजिक विज्ञान लिखा है, समझने की बात है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन बीइंग को हैंडल करना है, और ह्यूमन बीइंग सोशोलॉजी का पार्ट है, सोशल साइंस का पार्ट है। द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट एब्सोल्यूट लाइक प्योर साइंसेस। तो भाई जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो प्योर साइंसेस जैसा नहीं है कि केमिस्ट्री जैसा, मैथमेटिक्स जैसा नहीं, एकदम रिजिड नहीं है, फिक्स नहीं है। जैसे केमिस्ट्री में जो रूल है वो रूल है, मैथ्स में जो रूल है वो रूल है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो रूल है वो फ्लेक्सिबल है, वो कम ज़्यादा होता रहता है विद सम मॉडिफिकेशन। देखो लिखा है ना, विद सम मॉडिफिकेशन। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे हैं, वो कुछ मॉडिफाई किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसे ज़रूरत होगी, ऑर्गेनाइजेशन को जैसे चाहिए होगा, उस हिसाब से वो अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हमने 7 पॉइंट्स पढ़े, ये सारे के सारे नेचर्स थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के, राइट। तो 7 था ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर था कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, बिहेवियर एंड नेचर, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, जनरल गाइडलाइंस और यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ये सातों के सातों पॉइंट आपको याद रखने हैं, एग्जाम में ये 5 नंबर के लिए आ सकता है, और आप सातों पॉइंट लिख के आओगे, और 5 नंबर के लिए आए मतलब 6 पॉइंट तो कम से कम लिखोगे, ठीक है। चलो तो लेक्चर यहाँ एंड करते हैं, अगले लेक्चर में हम सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को समझेंगे, और उसी को हम बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सारा जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितना ज़्यादा इसे पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपका बिजनेस नॉलेज एकदम इंक्रीज होगा। आप 11th और 12th की उसी पढ़ लोगे तो ऑलमोस्ट आप मैनेजर लेवल या एक छोटे मोटे बिजनेस के चलाने लायक तो दिमाग बना ही लोगे। इतना अच्छा और बेहतर सब्जेक्ट है, ठीक है। चलो फिर बाय, थैंक यू।